हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जीएस। और ये जीएस के क्वेश्चन जो है हम आपको 4000 जो है कराने वाले हैं। ये 4000 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी हर एक क्वेश्चन जो है आपका किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जो है ये क्वेश्चन जो है आपको दिखे ही दिखेंगे। यानी 4000 जो है आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप जो है उधेड़ दोगे सीएचएसएल का पूरा एग्जाम, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसको हम पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट वाइज जो है हम इसको पढ़ेंगे। तो पॉलिटी, आपका साइंस, इसी तरीके से आप हिस्ट्री पढ़ोगे और इसी तरीके से आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, इसी तरीके से आप स्टैटिक्स जीके पढ़ोगे। ठीक है, तो यानी हर एक जो है आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, सारे के सारे जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो कि आपसे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो सेशन है ये आपको पसंद आएंगे और इसी तरीके से आप जो है वीडियो को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो लेते हैं प्रभु का नाम। क्वेश्चन है हमारा ये, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तरों की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिनकी आबादी जो है इतने से अधिक ना हो। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद अनुच्छेद 243 ए में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 243 ए के अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती, उच्च स्तर व पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु उस राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, तो ग्राम स्तर पे आपके पंचायतों का गठन होता है, ग्राम स्तर पे वहीं होता है आपका मध्यवर्ती स्तर पे पंचायतों का गठन, मध्यवर्ती स्तर पे वहीं होता है आपका उच्च स्तर पे यानी 3 स्तर पे जो है जो पंचायत हैं इनका गठन किया जाता है। तो मध्यवर्ती स्तर पर अगर गठन करना है किसी राज्य को तो वहां पर जो है उसकी 20 लाख पॉपुलेशन होनी आवश्यक है। आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहता है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आजकल कई एग्जाम में जो है देखा गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर राजकुमारी अमृत कौर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर जो है इसका सही आंसर होगा। तो जो आपका स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये कब बने थे, ये बनी थी 1947 में। यानी स्वतंत्र भारत कब हुआ था, तो भारत हुआ था 1947 में। ये तभी जो है ये स्वास्थ्य मंत्री जो है भारत की बनी थी। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। ये आपसे पूछा गया है सीएचएसएल में 4/7/2019 को। चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, पढ़िएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र किस डेट को हुआ था। यानी स्वतंत्र भारत में, यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका ये कब बना था, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका कब बना था। ये आपसे सीपीओ एग्जाम में पूछा गया एसएससी के द्वारा 2019 में। तो आपको पता ही होगा इसका जो गठन है कब किया गया था। इसका जो गठन है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था 9:45 पे एएम पे, 9:45 पे जो है इसका गठन किया गया था। चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा। तो याद रहेगा जब भी सर्वोच्च न्यायालय की बात होगी, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, सुप्रीम कोर्ट का गठन, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ 28 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहता है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपने देखा होगा रिपीट होता है इसको, ये जो क्वेश्चन है आपका, तो सबको पता है इसका आंसर। भाई बीएन राव जो है, बीएन राव आपके कौन थे, संविधान सलाहकार थे। जब संविधान बन रहा था उस टाइम पे जो है जो भी सलाह ली जाती थी वो किससे ली जाती थी, बीएन राव से ली जाती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपसे एमटीएस 7 आपका 8 जो है 7/8 को जो है 2019 को पूछा गया है। चलिए बात करते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, यानी कौन सा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
तो सॉरी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको बार बार दिखाई देते रहेंगे। तो ये जो है यहाँ पे ये सारा वित्त आयोग है आपका, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, और चुनाव आयोग है। ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। ये कौन कौन से हैं? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, यानी संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन ये जो नीति आयोग है जिसका गठन बाद में किया गया था, ये जो है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आई होप आपको इसका भी जो है समझ आ गया होगा। तो नीति आयोग जो है ये किससे जो है बना है? तो नीति आयोग जो है पहले इसको हम कहते थे प्लानिंग कमीशन कहा करते थे। इसको क्या कहते थे हम मेरे भाई? प्लानिंग कमीशन कहते थे। आपने सुना होगा इसके बारे में, योजना आयोग। हिंदी में क्या कहते थे? योजना आयोग जो है इसको कहा जाता था। ठीक है, तो योजना आयोग से मोदी जी ने जो है इसका नाम क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। तो नीति आयोग जो है ये क्या है? ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए, आई होप आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? जो आपके प्रिम्बल्स हैं उनमें इनमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं जो है उसमें प्रिम्बल्स में आपको नहीं इंक्लूड किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो है नहीं होगा। स्वतंत्रता नहीं होगा, नहीं लिबर्टी नहीं होगी, टॉलरेंट नहीं होगा, सहिष्णु नहीं होगा, या सोवर्ण नहीं होगा, संप्रभु या सेकुलर नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। तो कौन सा वर्ड जो है आपका प्रिम्बल्स में नहीं देखने को मिला है? तो ये सहिष्णु जो है आपका, टॉलरेंट शब्द जो है आपका नहीं है। किस में नहीं है? प्रस्तावना में नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड जो है इंक्लूड जो है वहां पे किए गए हैं? तो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं आपके सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ इंक्लूड किए गए हैं? ये किए गए हैं आपके रिपब्लिक है ये। ठीक है, ये कहाँ इंक्लूड किए गए हैं? प्रिम्बल्स में इंक्लूड किए गए हैं। जबकि सहिष्णु की बात करूं, ये जो है इसमें आपके प्रिम्बल्स में ऐड नहीं किया गया। चलते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मार्क कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। कह रहा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो ये आपसे एमटीएस 2019 में पूछा गया है। इसमें 7 सदस्य जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में रहे थे। कौन कौन से रहे थे? मैं आपको सबका नाम बता देता हूं। तो पहले थे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, दूसरे थे आपके गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी। तीसरे थे आपके बी आर अंबेडकर। चौथे थे आपके के एम मुंशी। ठीक है, सबके नाम याद रखना आप। नेक्स्ट थे आपके मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बी एल मित्तर, बी एल मित्तर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके डीपी खैतान, डीपी खैतान। ठीक है, ये 7 मेंबर्स थे। और इनका अध्यक्ष कौन था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जब भी आपसे पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था बी आर अंबेडकर थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके बी आर अंबेडकर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और इसमें से किसी का भी नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको, जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? देखो वही आ गया ना क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया कि जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था? भाई मैंने आपको बताया तो बी आर अम्बेडकर था। तो इतना सारा जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में लिस्ट बना के आपको बताई थी, तो काम आ रही है ना आपके। तो यही एग्जाम में जो है बार बार आपसे पूछा जाता है। तो बी आर अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। आई होप आपको क्लियर हो गया अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसने हेड की थी? तो इस कमेटी को जो हेड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको हेड किया गया था। टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे 13 कमेटी बनाई गई थी। कितनी कमेटी बनाई गई थी? 13 कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का गठन किया गया था।
ठीक है, जिनका काम क्या था, जिनका काम जो था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, ठीक है, तरह जगह जगह से जो है हर चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना था, उस टाइम पे बनाई गई थी। तो प्रोविंशियल कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था, किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहे भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, एकल नागरिकता, या रीजनल सिटीजनशिप दी जाती है, क्षेत्रीय नागरिकता, या डुअल सिटीजनशिप दी जाती है, दोहरी नागरिकता, या टेम्परेरी अस्थायी नागरिकता जो है भारत में मिलती है। तो आप सब जानते हैं यहाँ पे जो है सिंगल सिटीजनशिप जो है भारत में दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो जो बाय बर्थ जो है यहाँ रह रहा है उसको जो है यहाँ पे भारत की नागरिकता दी जाती है, और सारे ही आपको जो है सिविल और पॉलिटिकल राइट जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ कहता है, संविधान सभा के भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया। तो ये आपसे एमटीएस में पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जामों में ये पूछा जाता है। यहाँ ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आप देख सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, या फिर 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था, या 26 नवंबर 1947 को स्वीकार किया था, या 26 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। यानी आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो जिसमें आपको जो है कन्फ्यूज़न होनी है। तो मैं आपको बता दूं, याद रखने का बहुत आसान तरीका है। याद रखना कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब बना, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, और ये एक्सेप्ट कब किया गया था, जब ये जो इफेक्टिव यानी लागू कब किया गया था। तो लागू की बात करूं, स्वीकार कर लिया गया यानी लागू कर लिया गया। तो ये जो है लागू आपका कब किया गया, ये लागू किया गया आपका 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया, ये लागू हो गया। और ये जो है अपनाया कब गया था, स्वीकार कब किया गया था। तो स्वीकार की बात करूं, ये स्वीकार किया गया था यानी एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो ऑप्शन ए आपका होगा। तो याद रखना, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू कर दिया गया, यानी पूरे भारत में जो है अब इसके ही रूल रेगुलेशन जो है चलेंगे, ऐसा कहा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे कहता है कि 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया है। तो जब 1967 में भारत की संविधान राजभाषाओं की सूची में शामिल कौन सी भाषा को किया गया था, तो यहाँ पे जो भाषा थी सिंधी, इनमें से बंगाली, सिंधी, तेलुगु, तमिल। तो सिंधी भाषा जो थी, जब मूल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उसमें ये ऑलरेडी एडेड थी, यानी 14 लैंग्वेजेस ऐसी थी, 14 लैंग्वेजेस ऐसी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी ही थी। ठीक है, जब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब ये 14 लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। तो टोटल अब जो है 22 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल लैंग्वेज कितनी है मेरे भाई, अगर आपसे पूछ ले कि कितने हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज हैं, कितनी भाषाएं हैं, तो भाषाओं की अगर बात करूं तो भाई 22 भाषाएं हैं अब। लेकिन पहले कब थी, जब मूल कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, तब 14 भाषाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रही थी। आई होप आपको जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का फादर किसे कहा जाता है, यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबको पता है, सब जगह जग जाहिर है कि हमारे जो बी आर अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनाया, पूरा जो है उन्होंने हैंडल किया। ठीक है, तो उन्हीं को जो है सराहना इसकी दी जाती है। तो कौन सा आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर। तो उन्हीं को जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं वो कौन है, या जनक जो है कौन है, बी आर अम्बेडकर जी हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। यह आपको जो है लीडर्स के हमारे नाम दे रखे हैं, कौन कौन से जो है यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान का हिस्सा नहीं था। मतलब जब संविधान आपका बन रहा था उस टाइम पे एक ऐसा लीडर था जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, कहीं भी नहीं किया। तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी
वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रेस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहीं भी जो है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था महात्मा गांधी ने। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी ये जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जो तीनों थे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इन्होंने, ये जो ऐसे लीडर थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, संविधान बनाने में मदद की थी। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन जो है यहाँ पे रहा। ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं, बार बार रिपीट होगा, बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो बी आर अम्बेडकर जो थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष से, सब जो है आराम से पड़ोसियों की दीवारों पर लिखे आना, मसौदा समिति कह लो, ड्राफ्टिंग कमेटी कह लो, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें टोटल 7 मेंबर थे, सबके साथ के साथ का आपको नाम मैंने बताया था यहाँ पे, आपको याद होगा, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। भाई ये क्वेश्चन तो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं कि जब आपका संविधान दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है, संविधान दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या बना था, हमारा बना था संविधान। तो संविधान बन के हमारा तैयार हुआ था, ये बात आप जानते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और लागू हो गया था। लागू कब हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बना कब था, ये बना था 26 नवंबर 1949 को। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, हर साल संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसमें जो है हम करने वाले हैं 4000 प्लस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा का पूरा मैं आपको रटा दूंगा, चटा दूंगा, पूरा का पूरा। पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे, यानी पूरा प्रीवियस ईयर आप कर चुके होंगे। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जीएस की। आई होप आपको जो है मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये आपसे सीएचएसएल में पूछा गया है। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन भैया बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो के रंग रूप बदल के दिखाई देगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो सबको पता है, 3 बार आ चुका है अब तक ये क्वेश्चन। तो बी आर अम्बेडकर जो है इसके जो है अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। चलते हैं आगे। चलो, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो आंसर जो होने वाला है, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिफाइंड द स्टेबलाइज ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। तो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किसने कहा, किसने कहा कि ये जो है, ये हमारा जो संविधान है ये राजनीतिक कुंडली है हमारे जो है भारत की। तो ये जो है किसने कहा था, आप जो है जानते ही हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने जो है ये बात कही थी। कब पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया। फोड़ दोगे अब की बार जब आएगा तो? सर बिल्कुल फोड़ देंगे, मिल जाए हमें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। कहता है भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था। मार्क कर लेना, पड़ोसी की दीवारों पे लिखे आना जाके, जो भारत में पहला चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। तो भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो ये संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था 1946 में हुआ था। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1946, यानी 1946 में इसका चुनाव हुआ था। सीएचएसएल में ये आपसे पूछा गया है। चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था। तो यहाँ पे किस वर्ष आपसे जो है पूछा गया है। तो मैं एक बार इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फॉर इंडिया, तो
कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने जो है मिलके बनाया था, इन सब लोगों ने मिलके बनाए थे, पूरे 8 के 8 लोग थे, ठीक है, जिनको अलग अलग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और वो अलग अलग जो है चीज़ें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऐड की। तो इस हिसाब से जो बन के तैयार हुआ वो आपका 1928 में इसका प्रारूप तैयार हो गया था कि ऐसे ऐसे जो है चीज़ों को संविधान में रखा जाएगा। तो CHSL में पूछा गया है 13/10/2020 को। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। चलते हैं आगे, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। कहता है निम्न में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? लिखित संविधान है, या फिर विवादों को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, एकल स्तरीय सरकार, सिंगल टायर गवर्नमेंट, या फिर या फिर जो है आपका नेक्स्ट डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स बोले तो कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का प्रबंधन। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का प्रबंधन, इनमें से कौन सा जो है आपको ठीक लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा कि संघीय ढांचे का, भारतीय संघीय ढांचे का एक विशेषता नहीं है। तो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, यानी एकल स्तरीय सरकार नहीं मिलेगी। जैसे आप नॉर्थ कोरिया में जानते हो कि आपकी वहाँ वो जो है एक ही सरकार है जो कि पूरा ही जो है हैंडल करती है, पूरे उस कंट्री को हैंडल करती है। वो कहते हैं कि वहाँ से ऑर्डर आता है कि सबको रोना है तो सब रोने लगते हैं, वो कहते हैं सबको हंसना है 3 दिन तो सब हंसने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कोई हमारे जो है भारत में नहीं है ऐसा, ठीक है। तो राज्य स्तर पे अलग सरकार है और केंद्र स्तर पे अलग सरकार है, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे CHSL 26/10/2020 को पूछा गया था। चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में निहित हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिम्बल चैप्टर जो है आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, यानी प्रस्तावना वाला जो चैप्टर है आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपके ये जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये लिया गया है हमारे दोस्त फ्रांस से। फ्रांस से जो है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? ये शब्द लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए, अपने संविधान में जोड़ने के लिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये आपसे अलग अलग भी पूछेगा कि बंधुत्व हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। अलग अलग से भी पूछ सकता है कि समानता जो है शब्द किस देश से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता शब्द जो है हमारे संविधान में किससे लिया गया है? तो आप बता दोगे फ्रांस से लिया गया है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये CHSL में तो काम आएगा ही आएगा। SSC के जो भी एग्जाम होंगे A to Z जो SSC के एग्जाम कोई भी होगा सब में काम आएगा, चाहे CGL हो, चाहे CSL हो, चाहे JD हो, चाहे MTS हो, चाहे आपका CPO हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, सब जगह ये काम आएगा। साथ ही ये काम आएगा आपका रेलवे में, या फिर आपका कोई भी पुलिस का एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन वही है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वही है, तो क्वेश्चन भी आपको वही दिखाई देंगे। तो ये पुलिस के कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट एग्जाम में, ठीक है, या A to Z आपका कोई भी एग्जाम हो भारत का, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब का, वहां पे आपको ये क्वेश्चन दिखने ही दिखने हैं। इसकी श्योरिटी मैं 100% लेता हूं, मैं लिख के देता हूं आपको, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपसे कहता है 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? अंतरिम अध्यक्ष जो है यहाँ पे बनाया गया था। तो इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का किसे बनाया गया था? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो सही आंसर है इसका है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है यहाँ पे इसका असेंबली का इंटरिम अध्यक्ष बनाया गया था 1946 में, ठीक है। 1946 में जो है इनको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आई होप आपको जो है ये क्लियर होगा। तो ये जो कहाँ थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे कहाँ से थे? ये आपके थे अरहा से। ये अरहा जो है आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है, और ये बिहार से थे और ये एक लॉयर थे, ठीक है, बाय प्रोफेशन जो है एक लॉयर थे ये, ठीक है। ये आपके क्या थे? ये आपके अंतरिम अध्यक्ष थे। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? तो अंतरिम अध्यक्ष जो थे आपके कौन थे? ये आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपके अंतरिम अध्यक्ष थे। और ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, भारतीय संविधान सभा का जो आपका परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष की अगर मैं बात कर लूं तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ, दीवारों पे लिखे आना पड़ोसियों के। राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके स्थायी अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के, जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। वहीं अंतरिम अध्यक्ष की बात करूं, अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम अध्यक्ष थे आपके, अंतरिम अध्यक्ष, ठीक है, किसके कौन थे? ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये थे आपके कौन थे? अंतरिम अध्यक्ष थे। किसके थे? भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये, चलिए, कहता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति बोले तो द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रेजिडुअल पावर्स को कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपकी कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपकी रेजिडुअल पावर साउथ, दक्षिण अफ्रीका कह रखा है, कनाडा कह रखा है, जापान कह रखा है, या फिर आपको यूएसए जो है यहाँ पे कहा गया। तो जो राइट आंसर होगा इसका बी, कनाडा होगा। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 248, अगर आर्टिकल 248 टू की बात करूं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की, तो ये कहाँ से ली गई है? लिस्ट 2 में और लिस्ट 3 में। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे जब भी क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है आपका कनाडा से लेगा, बस आपको ही फिलहाल इतना याद रखना है क्योंकि आगे जो है और भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से जो है यहाँ पे लिया गया है, कौन सी जो है वो शक्ति थी? तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से जो हमारी शक्ति है 5 ईयर प्लान्स, आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना उठ के आई है, कहाँ से आई है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से जो है ये ली गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये एमटीएस में पूछा गया है 2/8/2019 को ये आपसे। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपको मैं पूरी सीरीज रहेगी 4000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। इस 4000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम पॉलिटी पूरी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे, ऐसे ही ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और ऐसे ही हम जो है बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं साइंस के वो सारे जो है हम देखेंगे। और सब कुछ जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन हम समझेंगे कि क्या क्या जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और इन्हीं में से इस 4000 प्लस क्वेश्चन में से ही आपको जो है एग्जाम में दिखाई देगा। ये मैं गारंटी लेता हूं आपको 100%। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर बाहर आ भी रहा है तो वो कहां से आएगा? जो मैं आपको एक्स्ट्रा समझाता हूं साइड में, ये वहां से पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो आपने क्या करना है, आज मैंने ये 25 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, 25 के 25 जो है याद रख लेना, कभी नहीं भूलना, ये पॉलिटी के हैं, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटी के जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको साइंस के आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर स्टैटिक जीके के मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वापस से हम ये जो है आपका चलेगा, वापस से फिर पॉलिटी पे आएंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा जो बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो साथ में कवर होते रहेंगे और सबके जो है आपको याद जो है आते रहेंगे। चलिए अभी 25 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी के हुए, अभी 75 बाकी हैं, 75 बाकी हैं, तो उनको जो है आने वाली वीडियोस में देखेंगे और उनको कवर कर लेंगे। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं सच में रियल में एग्जाम को क्लियर करना, तो आपको क्या करना होगा भाई, डेली जो है इन वीडियोस को देखना होगा। हल्के में मत लो एग्जाम को, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिशन का टाइम है, अब कोई भी एग्जाम जो है छोटा एग्जाम नहीं रहा है। इवन आपका जो ग्रुप डी है या जीडी है, एमटीएस है, इनको लोग हल्के में लिया करते थे, लेकिन अब जो है आज के टाइम में इस एग्जाम को निकालना ही आपका जो है टफ हो गया है, बहुत टफ हो गया है। जीडी और एमटीएस भैया नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये तो बात रहेगी सीएचएसएल की, तो लग जाओ भाई, अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिली है तो भाई जम के मेहनत करो,
यार थोड़ा दिन अगर 2-3 महीने अगर आप इंजॉय नहीं करोगे तो क्या जाता है, लेकिन आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट बाबू जो है आप बन जाएंगे। अगर गवर्नमेंट बाबू बन गए तो भाई जीवन सुधर जाएगा आपका। अगर जीवन सुधर गया तो घर वालों की लाइफ भी सेट हो जाएगी, आप तो सेट होंगे ही होंगे, फिर अच्छी सी शादी हो जाएगी, सुंदर सी बीवी आ जाएगी, और फिर मजे की जिंदगी जो है आपकी कटने लगेगी। तो यही करना है आपने, 2-3 महीने जो है सब कुछ भूल जाओ, लगे रहो भाई CHSL में। बस एक टारगेट होना चाहिए, CHSL CHSL CHSL। बाकी लोग जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं फिल किया है CHSL का तो जरूर कीजिएगा, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है ये CHSL आपका, ठीक है। और अगर आप हमारी मैथ्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंप्लीट मैथ्स आपको हम पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास में, और एक से एक फाड़ू क्वेश्चन, जो भी आपके TCS की अपडेटेड क्वेश्चन है, TCS के जो भी 2021 तक के अपडेटेड क्वेश्चन है सारे फोड़ रहे हैं, और मजेदार ट्रिक्स के साथ टाइप वाइज। यदि आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, जस्ट क्या करना होगा, अपना नाम अपने स्टेट का नाम जो है इस नंबर पे लिख के भेज दो, आपको जो है क्या होगा, आपको सारी की सारी PDF जो है वहां पे दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।